क्या किया था लास्ट? हाँ, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कॉपी खोले भी नहीं पता होना चाहिए था ये तो। पता तो मुझे भी होता है। मैं जानबूझ के पूछती हूँ तुम लोगों से, कुछ तो बोलो। चलो, तो आज क्वेश्चन भी करा दिए थे ना जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के मैंने। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स डालो, न्यूमेरिकल करते रहो घर पे, है ना। लास्ट में फिर हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है? जो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती हैं उनको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं, है ना। और मान लो कोई रिएक्टेंट है ए, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। अगर रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, टी इज इक्वल टू जीरो है, तो ये कितना है? ए नॉट है, और ये कितना है? जीरो है। ठीक है। अगर टी टाइम हो चुका है तो इसको मैं ए टी कह सकती हूँ, है ना। इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन बनी होगी, राइट। अभी हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन अगर इसकी एक्स है तो ये ए नॉट माइनस एक्स हो जाएगा। अगर ये एक्स बनेगा तो ये क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे लिख भी सकते हो छोटा सा, क्योंकि मैं अभी इस फॉर्म में भी आपको फॉर्मूला डराइव कराऊंगी। इसमें लिख करेंगे, फिर इसमें भी लिखेंगे, ठीक है। अगर ये x बनेगा तो ये कितना रह जाएगा? ए नॉट माइनस एक्स, अगर मैंने इसको ए नॉट माना है तो, ठीक है। अगर इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा, अगर इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, और ये पूरा कन्वर्ट हो चुका होगा, ये ए नॉट हो जाएगा, राइट। अगर टाइम इनफाइनाइट दे रखा होगा तो आप उसी हिसाब से फॉर्मूले में चीजों को पुट करेंगे कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। अब आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जब हम लिख रहे हैं, सबसे पहले लिखो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? क्या लिखेंगे यहाँ पे? के ए टी, है ना। ये हो गया इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन। हाँ बोलो, डाउट है कोई बेटा? आप आर नॉट बोल रहे थे, यहाँ पे हमने ए माना है ना, इसलिए हम ए लिख रहे हैं। अगर आर मानते तो आर लिखते। कल के ही उसमें हो शायद, कल हमने आर माना था। अब आर ओ आर लिखेंगे। ये हमने क्या लिखा था? आर एल ई लिखा था, रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब आर ओ आर लिखेंगे। क्या होगा आर ओ आर इसके लिए? बोलो। हाँ जी। माइनस डी, ठीक है ना। या डी ए भी लिख सकते हो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि हम ए के लिए लिख रहे हैं डी ए अपॉन डी टी, है ना। लेकिन अभी हम कंसंट्रेशन टी टाइम की बात करेंगे तो हम इसको ए टी लिख देंगे, राइट। अब ये भी आर है और ये भी आर है, एक इक्वेशन बना लो इसको, तो इक्वेशन वन कर लो, रेट लो एक्सप्रेशन जो आपने पहला लिखा है। तो जो रेट है वो किसके इक्वल है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब दोनों आर को इक्वेट करेंगे, करें इक्वेट। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे इंटीग्रेटेड इक्वेशन लिख रहे हैं। जब हम ये पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं या जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे इंटीग्रेटेड इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? इसका अब इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे। आप अगले स्टेप में लिखना, मैं यहीं पे इंटीग्रेशन का साइन बना रही हूँ। यहां तक पहले कॉपी कर लो। अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड।
इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ln की फॉर्म में लिखेंगे प्लस इंटीग्रेटेड कांस्टेंट, c क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट है, c बोल लो, कैपिटल I बोल लो, है ना, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर t इज इक्वल टू 0 हो, इफ t इज इक्वल टू 0, तो at क्या हो जाएगा, a0 हो जाएगा, यानी कि a0 हो जाएगा। इस चीज को इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन 2 कर लो, इस चीज को इस इक्वेशन में पुट करो, इस चीज को इस इक्वेशन में पुट करो, क्या आ जाएगा, ln a0 इज इक्वल टू c आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा, t की जगह 0 रख दोगे तो ये पूरा 0 हो गया, तो ln at की जगह आ जाएगा a0, ln a0 इज इक्वल टू c। c की ये वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, c की ये वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ln at, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है, माइनस के टी प्लस ln a0, ठीक है, ये लिख लेना, ये लाइन की हमने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में c की वैल्यू को पुट किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, के टी इज इक्वल टू ln a0 माइनस ln at, ये t बराबर में है, ठीक है, और के टी इज इक्वल टू, ये है क्या, a माइनस बी, ln a माइनस बी को हम ln a अपॉन बी लिख सकते हैं, ln a0 अपॉन at, ठीक है। अब k इज इक्वल टू हो जाएगा, t को भी इधर लेके जाएंगे, 1 अपॉन टी ln a0 अपॉन at। अब ln को हम log बेस 10 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगी, ln को किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, log बेस 10 में, तो क्या हो जाएगा, क्या करें अब, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग a0 अपॉन at। दिस इज द इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। k की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं, k की वैल्यू निकाल सकते हैं रेट कांस्टेंट की, और t की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 4 कर लेना। इक्वेशन 3 ये थी, a0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, at कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t है, k जो है वो रेट कांस्टेंट है, और t क्या है, टाइम है कोई, ठीक है। अब जब मैंने स्टार्टिंग में आपको a0 और a0 माइनस एक्स भी करवाया था, है ना, अभी क्या बताया था कि a जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मान लो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन a0 है और ये 0 है, ये x बना, तो इसको हम a0 माइनस एक्स कहेंगे, ये भी बताया था ना मैंने, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2.303 अपॉन टी लॉग a0 यानी कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये कितनी है, ये क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, एक्स इज एक्स क्या है यहाँ पे, कि कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ है, कितना अमाउंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, कई बार क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू दिया होता है ना, लिख लेना, एक्स क्या है, अमाउंट डिसोसिएटेड इन द रिएक्शन, अमाउंट डिसोसिएटेड इन द रिएक्शन। देन
अब हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हेडिंग डालें हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ क्या होती है, कल भी हमने डिस्कस की थी, किसे कहते हैं हाफ लाइफ? टी हाफ हो जाता है ये रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाती है। T/2 तो मैंने बोला ही है हाफ लाइफ। होता क्या है उसमें, रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है, उसको हम टी हाफ कहते हैं। तो अगर कोई आपने प्रोडक्ट लिया है ए इज इक्वल टू ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट और एट टी इज इक्वल टू 0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है। अब जब आपने इसको टी हाफ ले लिया, आधा टाइम निकलने के बाद ये कितनी हो जाएगी, ए नॉट बाई 2 बची है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से उस इक्वेशन को लिखेंगे, के इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एल एन ए नॉट अपॉन ए टी। नाउ ए टी इज ए नॉट बाई 2। ए टी क्या है यहाँ पे, ए नॉट बाई 2 है, क्योंकि जो टी है आपका वो क्या है, टी हाफ है, ठीक है। इसको आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी हाफ एल एन ए नॉट बाई 2। तो क्या आ जाएगा, वन बाई 2 या 2 ऊपर चला जाएगा, एल एन 2 आ जाएगा, एल एन 2, ठीक है। एल एन को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 टी हाफ लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, अब तो याद होगी, बोलो जल्दी, 0.3010 है ना। टी हाफ लॉग 2 की वैल्यू हो गई 0.3010। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 0.693। ये इसका ना मल्टीप्लीकेशन की ये वैल्यू याद रखना, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में जरूरत पड़ेगी, नस्ट में भी जरूरत पड़ जाती है ना। k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ये k और टी हाफ में रिलेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब जल्दी से बताओ कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए टी हाफ की वैल्यू क्या थी, कॉपी में देख के बताओ, मुझे पता है याद नहीं है अभी तो। टी हाफ की वैल्यू फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कल लिखी थी ना आप लोगों ने, क्या लिखी थी? अच्छा, इसको टी हाफ को ऐसे कर देती हूँ, फिर आप कंपेयर अच्छे से कर पाओगे। 0.693 अपॉन के, हम टी हाफ निकाल रहे हैं ना, इसको मैं ऐसे ऐसे चेंज कर लो बेटा, हम टी हाफ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या हाँ, आर नॉट, या इस केस में हम कह ले ए नॉट अपॉन 2 के, ठीक है। ये थी वैल्यू टी हाफ की फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में तो ए नॉट आ रहा था, लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है उसमें ए नॉट नहीं आ रहा। इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो टी हाफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ये बहुत बार आपको पूछा जाता है ना, स्टेटमेंट की फॉर्म में होता है और आपको बताना होता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये चीज आप नोट करेंगे। देखो, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहां तक कर लिया, यहां तक नोट करो और फिर लिखो फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन for a first order reaction
half life is independent of concentration of the reactant. Half life is independent of the concentration of reactant. नोट कर लिया? ग्राफ्स लिखेंगे, ग्राफ्स बनाएंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए, हेडिंग लगा लो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। 4 ग्राफ है। सबसे पहली एक इक्वेशन मैंने आपको लिखवाई है जिसपे सबसे आपने नंबर 1 डाला है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, है ना? तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन में पहला ग्राफ इक्वेशन 1 से निकालेंगे। इक्वेशन 1 यूज करिए हमने, है ना? और ये ग्राफ आ जाएगा आपका। दूसरा ग्राफ है जो इक्वेशन नंबर 3 है आपकी। हाँ, इक्वेशन 3 ln AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस ln A नॉट, ये वाली एक इक्वेशन होगी ना, इक्वेशन 3। तो ln AT में और टाइम में ग्राफ है। ये जो पॉइंट है दैट इज ln A नॉट, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का। इसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा, माइनस के। अब निकालेंगे जो इक्वेशन नंबर 4 है, तो log AT और टाइम के बीच में ग्राफ। ये ln था, ये log है, ठीक है। सेम ही रहेगा ग्राफ, सिर्फ स्लोप की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब क्या हो जाएगी स्लोप की वैल्यू, जल्दी बोलो। स्लोप की वैल्यू क्या होगी अब, ln के केस में k थी स्लोप, माइनस k थी वैल्यू, अब क्या हो जाएगी वैल्यू, माइनस k अपॉन 2.303। और लास्ट हम टी हाफ का ग्राफ बनाएंगे, जो टी हाफ वाली इक्वेशन है। टी हाफ में और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो क्या ग्राफ आएगा, कांस्टेंट, डिपेंड नहीं कर रहा है, सीधी लाइन आएगी ना। अभी हमने स्टेटमेंट लिखा था ना कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर टी हाफ डिपेंड नहीं करता इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तबीयत खराब है आपकी, क्वेश्चन लिखो फिर। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड
एक अभी इसमें एक चीज़ रह गई है, चलो पहले क्वेश्चन लिख लो, याद दिला देना मुझे, इसके एग्जाम्पल नहीं लिखवाए अभी मैंने फर्स्ट ऑर्डर के ना, है ना, एग्जाम्पल रहते हैं। Thermal decomposition of a compound is a first order reaction. Is a first order reaction. If 50% of the compound is dissociated, if 50% of the compound is dissociated in 120 minute, इस लाइन से क्या पता चल रहा है आपको आयुष? मैं जो लाइन जो मैंने बोली वही सुना दी तूने तो मुझे। ऋषभ आपको क्या पता चल रहा है इस लाइन से, क्या समझ में आ रहा है? बोलो जल्दी, कुछ समझ आ रहा है? हाँ जी, इसने तो पूरी गजब डिस्कवरी कर डाली है, बहुत ही ध्यान से पढ़ रहा है ये लड़का। क्या मतलब हुआ इसका तेजस? टी हाफ दे रखा है क्वेश्चन में, बस इतना ही लेवल बहुत है, इससे ज्यादा आगे की डिस्कवरी की प्लेटिनम में हो रहा है कि गोल्ड में हो रहा है वो रहने दे। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन if 50% of that compound is dissociated in 120 minute. ठीक है, how long will it take, how long, आगे लिखो जल्दी, how long will it take, लेकिन हाँ ये बात ठीक है कि तुम्हें कल का जो कल पढ़ाया था कम से कम प्लेटिनम और गोल्ड के नाम याद हैं, जिसमें कि तुम घर जाके कॉपी नहीं खोलते, और यहाँ भी तुम आंखें कम ही खोलते हो। नहीं तो ये अच्छी बात है, अगर तुम खोलोगे तो तुम अच्छा पढ़ सकते हो, इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लें, कमेंट नहीं। तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि तुम लोगों को कुछ कह दो या डांट दो तो तुम लोगों को ऐसे बुरा लग जाता है कि भाई अपने से बड़ों को मैंने कैसे डांट दिया। तुम लोग तो मुझसे बड़े हो ना, मैं तो तुम्हें डांट भी नहीं सकती। ऐसा मुझे लगता है कि मैं तो तुमसे छोटी बच्ची हूँ, तुम लोग तो बहुत बड़े हो। जैसे आते ही मुझे तुम लोगों को विश करना चाहिए, क्योंकि तुम लोग तो मुझे करते नहीं हो, है ना। और आप लोग, अगर आप लोगों को डांट दिया जाए तो आप लोग 4-5 दिन तक या कई दिन तक मुंह फुला के रहोगे, और फिर मैं आप लोगों की आरती उतारूंगी। ऐसा आप लोगों को क्यों लगता है? अगर डांटा होगा तो इसका मतलब ये भी समझा होगा कि आप में कोई सुधार की ज़रूरत है, नहीं तो ना डांटू मैं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। आप लोग जाते हो ना बहुत सारे कोचिंग में, वो ध्यान भी नहीं देते आप पे, है ना। और अगर आप पर ध्यान दिया जा रहा है और आपको डांटा जा रहा है, उसी चीज़ के मैं पैसे ले रही हूँ, ठीक है। और अगर आपको ये लगता है कि मैं आपको ना डांटूं तो ठीक है, नहीं डांटूंगी अब से। वर्थ इट हो गए इसलिए डांटा होगा, और अगर आपको नहीं बनना है तो इट्स अप टू यू। चलिए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 90% ऑफ द कंपाउंड टू डिकम्पोजेस? जेनजी हो क्या आप लोग? हैं? ओहो, तभी इस बार मुझे पढ़ाना कुछ ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। अगले साल से ना पहले ही पूछ लिया करूँगी पेरेंट्स से, बच्चा हंसता है बोलता है तो ही हो पाएगा। क्योंकि देखो भाई, मेरे और तुम्हारे में आ गया जनरेशन गैप। तुम हो न्यू जनरेशन के, अल्फा तक तो देखो मुझे पढ़ाना नहीं है, जी को पढ़ाना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जरा सा कुछ कह दो तो यहाँ, जरा सा कुछ तुम्हें डांट दो तो यहाँ। हाँ, नहीं वो जी में आता है ना, वो बिल्कुल किनारे पे है, 2011 में है वो, 12 में सॉरी, 2012 के बाद से है ना। 2012 के बाद अल्फा है। हाँ वो बच बच तो ठीक है ना, जी जी है ना। मैं तुम लोगों को देखती हूँ ना, उसके साथ भी यही रहता है मेरा रोज का, कि जरा सा कुछ कह दिया तो थोबड़ा चढ़ा लिया। वो तो चलो कुछ कर नहीं सकता, बेचारे को झेलना पड़ता है मुझे, और मुझे उसको। तुम लोगों को तो 1 ही घंटा झेलना पड़ा था, तब भी तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है। देखो, कंपाउंड टू डिकम्पोजेज, और अब आंसर बताओ इसका, आंसर बताना है इसका क्वेश्चन का।
नहीं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है ये, यहाँ यूनिटरी मेथड कभी नहीं लगाना। जैसे कल दो इक्वेशन बनाई थी वैसे ही बनानी है। अरे पहली हिंट क्या पता चली? टी हाफ पता चल गया। हाँ, टी हाफ इज इक्वल टू 0.0693 के। तो टी हाफ आपको पता चल गया, यहां से के की वैल्यू निकालेंगे। जल्दी से निकालो के की वैल्यू, चाहे कैलकुलेट मत करना, सिर्फ वैल्यूज पुट कर लो। तो क्या आ जाएगी? हाँ बस मिनट इनवर्स, ये के की वैल्यू हो गई। ये हो गई आपकी, देखो मिनट इनवर्स यानी कि टाइम इनवर्स है, इट मींस इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। वो हमें खैर रिएक्शन में भी दे दिया। आप लगाओ फॉर्मूला के वाला, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। आप ए नॉट अपॉन ए टी भी लिख सकते हो, है ना, ए नॉट अपॉन ए टी। आपको ये यहाँ पर ए माइनस एक्स कितना गिवन है क्वेश्चन में? 90 क्यों होगा? 50%, 120 मिनट। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 90% ऑफ द कंपाउंड इट डीकम्पोज? 90% इसका डिकम्पोज हो चुका है, यही तो कह रहा है ये। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ये बताना है। तो कुछ और भी तो हिंट यहां से समझ में आ रही है कि 80 क्या लोगे? 10 लोगे। 90% डिकम्पोज हो जाएगा, इट मीन्स कितना बचा? 10 बचा। ए नॉट को ए नॉट रख लो और 10 पर उसको क्या कर लो? देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने माना कि ए नॉट है, ठीक है। ए नॉट में से 90% डिकम्पोज हो गया तो कितना बचा? 10% बचा। तो 10% ऑफ ए नॉट कितना हुआ? ए नॉट बाय 10, ये हो गई हमारी 80 की वैल्यू। ओके ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ना हम। तो 80 की वैल्यू आपको पता चल गई, और ए नॉट को तो ए नॉट ही रखो, के भी आपको पता है, टी को इधर ले जाओ। टी इज इक्वल टू, हाँ तो काटना ही है, टी निकालना है ना हमें। हाँ बिल्कुल। क्या हो गया? क्यों लिखना था नीचे? तो पक्का बता ना गलत है कि नहीं है, शायद से क्या होता है। नीचे क्यों लिखना था? कह रही पता नहीं। ये चीज कितनी हो गई? ये 1 हो गया। तो बस फटाफट इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हो? अभी मैंने 2 मिनट पहले क्या बोला था? 0.693 कहाँ से आया था? 2.303 इंटू 0.3 के मल्टीप्लीकेशन से आया था, ये बताया था अभी आपको 2 मिनट पहले। हाँ, तो इसको क्या करोगे? 0.693 की जगह इसको लिख लो यहाँ पे कैलकुलेशन में, कॉपी में नहीं, मतलब एग्जाम की कॉपी में नहीं लिखना है, कैलकुलेशन में लिखोगे। 2.303 से 2.303 कट जाएगा, और 3 से 120 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? ठीक है, 400 मिनट आंसर आ जाएगा। तो इसलिए कैलकुलेशन के बीच की जो ये वाली चीजें हैं ना, ये याद रखनी है, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करते रह जाओगे। चलो पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं। 400 मिनट आंसर आ गया ना इसका। अब पहले एग्जाम्पल कर लो कि कौन कौन सी रिएक्शन आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में याद रखनी है। देखो एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहला एग्जाम्पल है डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। हाँ जी ध्यान, क्या होता है H2O2? नाम सुना है इसका पहले?
हाँ, नाम तो पक्का सुना होता है तुम लोगों ने सब चीजों का। क्या होता है? हाँ, एलिमेंट थोड़ा ही पूछ रही हूँ। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। हाँ हाँ, वही बोल रहे थे तुम, मुझे पता है। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। H2O2 को ब्रेक करेंगे, किसमें टूट जाएगा? H2O2 को का अगर डिकम्पोजिशन होता है तो H2O मिलता है प्लस हाफ O2 मिलता है ना। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। सेकंड है एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। एसिड हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, ये हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के एग्जांपल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। एसिड एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, सॉरी, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, ब्रैकेट में लिख लो एस्टर। एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करेंगे। किसी एस्टर का नाम बताओ। किसी एस्टर का नाम बताओ। हाँ बेटा, अगर कोई मेडल होता तो मैं जरूर तुझे देती, अभी है नहीं मेरे पास, है ना। फिनोफ्थलीन एस्टर। इंडिकेटर होता है वो, इंडिकेटर। हाँ, वो लास्ट में आर आर था ना, कॉमन। फिर चलो इथाइल एसीटेट ले लो। इथाइल एसीटेट ले लेते हैं, है ना। इथाइल एसीटेट का हम क्या कर सकते हैं, आप मिथाइल एसीटेट भी ले सकते हो, इथाइल एसीटेट भी ले सकते हो। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। जब हम एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें वही मिलता है जिससे वो मिलके बना होता है, इसके पेरेंट कंपाउंड ही मिलते हैं। और किससे बनता है एस्टर? अल्कोहल और एसिड से। यार ये तो 10th में पढ़ा था। CH3COOH प्लस C2H5OH, इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा ऐसे, इधर H है ना और इधर OH। ये आपने ऑर्गेनिक में अल्कोहल में पढ़ोगे इसको, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कह रहे हैं तो एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, इसमें हम थोड़ा सा H2SO4 डाल देते हैं तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है, इसलिए कह रहे हैं इसको एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो जो ये वाटर होता है ये एक्सिस में होता है। जिस चीज को हम एक्सिस में लेंगे, सॉल्वेंट को हम एक्सिस में लेंगे तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, तो केवल यही कंसीडर होगा, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट लिखो डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2। NH4NO2, लिख लिया। डिसोसिएशन ऑफ NH4NO2 और इसको ब्रेक कर दो N2 और 2H2O में। ठीक है, अगला लिखो डिसोसिएशन ऑफ N2O5। डिसोसिएशन ऑफ N2O5। N2O5 का जो डिसोसिएशन है वो भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ऑल प्रॉब्लम, नेक्स्ट लिखो ऑल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूक्लियर एक्टिविटी। ऑल प्रॉब्लम रिलेटेड टू न्यूक्लियर एक्टिविटी स्लैश करके लिख लो रेडियो एक्टिव डिके। तो अगर रेडियो एक्टिव डिके का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है इट मीन्स वहां पर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन आपको यूज करनी है, ठीक है। एक और लिखो ग्रोथ और डिके ऑफ बैक्टीरिया। ग्रोथ एंड डिके ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ग्रोथ और डिके ऑफ बैक्टीरिया और नेक्स्ट है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर।
इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर क्या होता है? बोलो बोलो। केन शुगर क्या होता है? शुगर केन होता है। लेके नहीं आना उसे खेतों में से फाड़ के, शुगर केन होता है। फॉर्मूला पूछ रही हूं मैं केमिस्ट्री की टर्म में। गन्ने का जूस, तो मैंने शुगर केन जूस पूछा आपसे। मैंने कहा कि उसका फॉर्मूला, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अभी, यहाँ पे हम जूस नहीं निकाल रहे बैठ के। क्या? C12, अब फिर कहोगे पता था हमें तो ये। C12H22O11 सुक्रोज, ग्लूकोज नहीं सुक्रोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है तुझे? हाँ। इसका हम क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, उसी को इन्वर्जन कहेंगे। हाइड्रोलाइसिस होगा, ये भी एसिडिक एनवायरनमेंट में होता है हाइड्रोलाइसिस। और ये एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का बना देता है। तो यहीं से आपको ये भी याद हो जाएगा कि फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। सेम सेम ही होता है ना। जिसको मैंने कहा उसको समझ आ गया, उसके एग्जाम में क्वेश्चन था ना, इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर मास 180 ही होता है, सिर्फ क्या है, अरेंजमेंट डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है यहाँ पे। तो ये है सुक्रोज। कुछ बोल रहे हो क्या? इसकी स्ट्रक्चर बेटा बायोमोलिक्यूल का चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में, वहाँ ग्लूकोज का फॉर्मूला बनाओगे, ऐसे पूरी स्ट्रक्चर बनाओगे। और फ्रक्टोज भी पढ़ोगे। फ्रक्टोज में कीटोन होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है। ठीक है, इसी में ही है, इसी क्लास में ही है। नहीं अगली में नहीं है, इसी में ही है। अगली कौन सी होगी तेरी? अगली कौन सी होगी? हम्म, नहीं इसे हम इसी क्लासेस में पढ़ेंगे, ये तुम्हारी सबसे हाईयर क्लासेस है। ये एक्सेस में है, आगे का क्या भरोसा है। ये एक्सेस में है, तो इसको हम मेंशन नहीं करते हैं जब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। ठीक है, ग्लूकोज लिख लेना, एक के नीचे फ्रक्टोज लिख लेना। अब एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखो। अच्छा एक और एग्जांपल जहां पे लिख रहे हो ना, वहां एक और लिख लो, हाइड्रेशन ऑफ इथीन। हाइड्रेशन ऑफ इथीन, ये भी एक एग्जांपल है। हाइड्रेशन ऑफ इथीन का मतलब क्या है, इथीन पर हाइड्रोजन का जुड़ना। लिखो, हेडिंग लगाओ, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉर गैसियस फेज रिएक्शन। अभी तक हमने कॉन्सेंट्रेशन की बात की, लेकिन अगर हमारा रिएक्टेंट गैसियस फेज में है तब हम कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कैसे निकालेंगे? हमारे पास कोई रिएक्टेंट है ए गैस, और ये ब्रेक होकर बी गैस और सी गैस बना रही है। ठीक है, T इज इक्वल टू जब 0 है तो सिर्फ वहां पे A है, इसीलिए सिर्फ उसका प्रेशर है, जिसको हम कह रहे हैं P इनिशियल, PI। ठीक है, केवल A का प्रेशर है और B और C के प्रेशर क्या है, 0 है। ठीक, एट टाइम T अगर इसका प्रेशर x ATM है, इसका भी x ATM है, तो इसका क्या हो जाएगा, PI माइनस एक्स हो जाएगा। आफ्टर टाइम T इतना हो जाएगा। अब आपने 11th में डाल्टन का गैसियस लॉ पढ़ा है, क्या होता है वो?
फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, जब आपने 5 लॉ पढ़े थे वहां पे, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। क्या होता है तेजस? जो टोटल प्रेशर होता है गैस का, वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो एटम है या जो कॉन्स्टिट्यूएंट रिएक्टेंट है उनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो टोटल प्रेशर हमने मान लिया पीटी। पीटी क्या है यहाँ पे? टोटल प्रेशर है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, भाई जब ये कंटेनर के अंदर रिएक्शन हो रही होगी तो उसके अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो टोटल प्रेशर क्या होगा? इनके सम के इक्वल होगा ना। ठीक है, तो पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ओके, ये कैंसिल हो जाएगा, तो पी टी इज इक्वल टू आ गया पी आई प्लस एक्स। यहां से x की वैल्यू निकालो, करो भाई जल्दी उठाओ। हो गया? यहां से x की वैल्यू क्या होगी? पी टी माइनस पी आई। यहां से आपने x की वैल्यू निकाल ली। थोड़ी बहुत देर इधर बोर्ड की तरफ भी देख लिया कर, यहां पे मैं क्या लिख रही हूं। नीचे देख रहा था। आफ्टर टाइम टी ए का प्रेशर कितना है? आफ्टर टाइम टी प्रेशर ऑफ प्रेशर ऑफ ए कितना है? पी आई माइनस एक्स है ना। और x की वैल्यू आपने कितनी निकाली? पी टी माइनस पी आई। तो वैल्यू ऑफ 1 यहां पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए का प्रेशर पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई, है ना। अब क्या होएगा ये सॉल्व करके? बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा। अंदर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? पी ए इज इक्वल टू पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई। तो ये क्या हो जाएगा? 2 पी आई माइनस पी टी। तो ये आ गई हमारी पी ए की वैल्यू। ओके, अब इक्वेशन वही वाली जो हमने कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में यूज करी थी, लिखें K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ये हमारे पास इक्वेशन होगी इनिशियल प्रेशर अपॉन एट टाइम टी प्रेशर, है ना, पी आई अपॉन पी ए। अब फॉर दिस इक्वेशन देखो, जो ये वैल्यू हमने निकाली है ना, वो हमने इस इक्वेशन के लिए निकाली है। अगर यहां पे कोई और इक्वेशन होती, मान लो ऐसे होता a प्लस बी गिव सी प्लस डी, इक्वेशन की जो वैल्यू है वो अलग आती। ये बात समझ में आ रही है? कैसे अलग आती? तब आप क्या करते? ये भी पी आई माइनस एक्स होता, ये भी पी आई माइनस एक्स होता, है ना, दोनों की वैल्यू गिवन होती, फिर आप जोड़ते, टोटल प्रेशर कुछ और आता। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जो हमने अभी फॉर्मूला जो हम निकालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए, जिसमें केवल एक रिएक्टेंट होगा और 2 प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, जैसे कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट तो सॉलिड है, लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को Ca और CO2 में ब्रेक किया तो एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। जब कभी भी ऐसी रिएक्शन होगी केवल ये वही एप्लीकेबल होगा फॉर्मूला जो हम लगा रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल है।
ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है। अब इसमें हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो केवल इसी फॉर्मूले के लिए, इसी इक्वेशन के लिए एप्लीकेबल है। लॉग पी आई अपॉन 2 PI माइनस PT। तो जिस इक्वेशन में एक रिएक्टेंट होकर टूटकर दो प्रोडक्ट बना रहे होंगे, ये फॉर्मूला केवल उसी रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा, केवल वही लगाना है। अदरवाइज आपको फॉर्मूला फॉर्म करना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। नोट कर लिया? इस डायरेक्ट फॉर्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके शायद एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में दे रखा है ना, N2O5 का डिकम्पोजिशन है, वहां से इस क्वेश्चन को करेंगे, है ना। एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूं जिसमें ABC, ए जो टूट रहा है वो BCD में टूट रहा है ना, अलग प्रैक्टिस हो जाएगी। लिखो एक क्वेश्चन, सीधा इक्वेशन लिख लो। ईथर दे रखा है आपको CH3OCH3, ये हटा दूं मैं खुद ही पूछती हूँ ये हटा दूं, उसके बाद मुझे कोई जवाब नहीं मिलता तो मैं खुद ही मिटा देती हूँ, क्योंकि आप लोग तो जवाब देते नहीं हो। तो अब से मैं आंसर भी खुद ही कर दिया करूंगी कि हाँ मिटा दो मैम। तो ईथर है एक आपके पास CH3OCH3, क्या नाम है इसका ईथर का? IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ चुके हो ना, क्या नाम है इसका? हाँ जी तेजस, दोबारा बोलो। हाँ करेक्ट है, मेथॉक्सीमीथेन। तो CH3OCH3 बना रहा है CH4 प्लस H2O प्लस CO, ठीक है, गैसियस स्टेट में ये सब। और आपको क्या दे रखा है? प्रेशर दे रखा है ईथर का 400, प्रेशर ऑफ ईथर इज 400, इनिशियल प्रेशर है ना। तो ये इनिशियल प्रेशर दे रखा है, PI दे रखा है। चलो अब इसको कैसे करेंगे, पहले आप मुझे बताओ कैसे करेंगे, देन फिर हम करेंगे। अब क्या करें? मुझे बताना है, कॉपी को नहीं बताना, जो कॉपी में लिखना शुरू हो गए सबके सब नीचे मुंह करके। हाँ जी क्या करेंगे इसमें यशिका? हाँ करेक्ट, XX मान लें या PP मान लें, हाँ ठीक है। हाँ फिर इनका टोटल प्रेशर कर लें। चलो स्टार्ट करो करना। ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, इसका मान लो प्रेशर P है, P है, P है, इसका 400 माइनस P है, टोटल प्रेशर करेंगे, निकालेंगे। टोटल प्रेशर भी भाई गिवन है क्वेश्चन में, नोट कर लो, तो पूरा अधूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। टोटल प्रेशर दिया हुआ है बेटा 750 ATM। हम्म, K की वैल्यू 6.72 इंटू 10⁻³ आगे जरूरत पड़ेगी। पहले टोटल प्रेशर निकालो,
इक्वेशन बनाओ। हाँ कोई बात नहीं, दे रखा है तब भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। अरे क्योंकि आप ये लिखोगे ना बेटा, के टी पूछा है आपसे, टी पूछा है इसमें, टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग पी आई अपॉन पी ए, ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग p इनिशियल कितना है 400 है, पी ए कितना है 400 माइनस पी है, ओके। ये है, आपको t तो पता नहीं है, अब आपको ना t पता है ना आपको p पता है, तो p आप इस इक्वेशन से निकालोगे फिर t निकलेगा, ठीक है। निकाल लिया, क्या आया, करेक्ट, पुट कर दो इक्वेशन में, k की वैल्यू लिख लेना। 0.4, आंसर 68.5 आ रहा है क्या, आंसर इसमें निकाला नहीं हुआ है। हम्म, 16/9 आएगा। बोलो क्या बेटा, लॉग किसकी वैल्यू चाहिए आपको, लॉग आ रहा है 16/9, आ रहा है आपका, 400/225 है ना, लॉग 400/225, इसको आप डिवाइड करोगे 16/9 आएगा। ठीक है, फिर यही होगा, किया नहीं हुआ पूरा। डन बेटा, इसमें टाइम की यूनिट, एक्चुअली यूनिट ना के की यूनिट भी नहीं मुझे पता क्या दे रखी थी क्वेश्चन में, आप अभी टाइम ही लिख लो, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं था।
हो गया? ओके। नोटबुक भी खत्म हो गई? आ गया सबका आंसर? आया बेटा? कैलकुलेटर यूज किया